संतोष जी भी हमारे साथ हैं। संतोष जी, मैं ओवरऑल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का कहता है, चुनाव आयोग की भी ये चिंता है, प्रधानमंत्री की स्वयं ये चिंता है कि जिस तरह की रेवड़ियां चुनाव में बांटी जाती हैं उससे परहेज होना चाहिए, ये घातक है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर कितना इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, राज्य इसके लिए कितने जिम्मेदार, केंद्र इसके लिए कितना जिम्मेदार, क्या होना चाहिए? जी, तो आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केंद्र कितना जिम्मेदार और राज्य कितना जिम्मेदार। तो पहली बात तो ये कि 2018-19 में कोविड से पहले हमारे देश का कर्ज हमारी जीडीपी का 55 से 60% था, अनुपात 55 से 60 कुल राज्यों और केंद्र का मिला करके। मगर पिछले 4 साल में वो 55-60 से बढ़कर के 85-90% पहुंच गया। अब मैं राज्य और केंद्र का अनुपात बता देता हूं जी। जब 60 था तो उसमें से 30 से कम राज्यों का था और 30 से अधिक केंद्र का था। अब स्थिति यह है कि 30 से 35 राज्यों का है और 50% जीडीपी का कर्ज केंद्र सरकार का है। तो ये समझना आवश्यक है कि ये जो 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ हुआ है 14 और 23 के बीच में, उसके 4 कारण मैं आपको बता देता हूं कि ये केंद्र सरकार ने इतना कैसे बढ़ा लिया अपना कर्ज। पहली बात, 2004 और 14 के बीच में अगर कर्ज का अनुपात 55 और 60 के बीच में लगातार निरंतर बना हुआ था तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था ग्रोथ रेट। हमारे देश की विकास दर 8% थी, जो 15 के बाद गिर करके 5.7% रह गई है पिछले 9 सालों में। तो जब ग्रोथ कम होती है तो सरकार की आमदनी भी कम होती है। दूसरी बात, सरकार ने 2019 में इलेक्शन से पहले ये निर्णय लिया कि मिडिल क्लास का वोट चाहिए हमें आज, तो पर्सनल इनकम टैक्सेस घटाए गए फरवरी के बजट में और मिडिल क्लास का वोट सरकार को मिला। और सरकार के वापस आने के बाद कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी जुलाई 2019 में 30% से घटा करके 25% किया गया, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ सालाना का सरकार को नुकसान हुआ। दूसरा कारण, इस वजह से कर्ज और बढ़ा। तीसरा कारण रेवड़ियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें अधिकतर केंद्र सरकार की रेवड़ियां हैं और शुरुआत उसमें 2019 से पहले पीएम किसान के द्वारा की गई। और फिर जाहिर है इलेक्शन जीतने का वो तरीका पर हमारी प्रतिपक्ष ने भी सीख लिया और उन्होंने भी, उस पर हम अभी आ जाएंगे। चौथा कारण ये है कि सरकार को मजबूर होकर के, जब बैंकों की स्थिति डामाडोल थी तो 10 लाख करोड़ हमारे पूंजीपतियों का लोन्स जो थे, ऋण थे, उनको माफ़ किया गया और 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बैंकों में अपना निवेश किया। इसे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहते हैं। तो इन कारणों से कर्ज केंद्र सरकार का ज़बरदस्त तौर से बढ़ा है और इस समय क्योंकि अधिकतर जिम्मेदारी इस कर्ज बढ़ने की केंद्र सरकार की है, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जब इलेक्शन आएगा तो दोनों ही, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों ही रेवड़ियां बांटेंगे और इसमें फ़ायदा किसी का बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। हालांकि आखिरी बात ये याद रहे कि जब आम आदमी पार्टी महिलाओं को निःशुल्क बस पे चलने के लिए इजाज़त देती है तो उससे फ़ायदा महिलाओं का इसलिए होता है कि हमारे देश में, गरिमा जी आप महिला हैं, आप ये बात के संवेदनशील होंगी कि हमारे देश में
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रोज़गार में भागीदारी महिलाओं की बहुत कम है। और आम आदमी ने तब किया ये जब वो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे, उसके बाद ये किया है। तो दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे उस प्रकार नहीं खर्च कर पा रही है। आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूँ, मगर समय के अभाव में मैं नहीं करूँगा। और रेवड़ियों पे निर्भर हो रही है वोट जीतने के लिए, और प्रतिपक्ष भी इन सब चीज़ों से सीख रहा है। आखिरी बात ईपीएफओ को लेकर के, बेरोज़गारी की बात, ये सरकार जितना कम करे उतना बेहतर है, क्योंकि ईपीएफओ के आंकड़ों के संग मैं आए दिन काम करता हूँ, लेबर इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरे लेखों को आप किसी भी हिंदी या अंग्रेज़ी के अखबार में पढ़ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के ईपीएफओ के आंकड़े बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, इसलिए क्योंकि वो आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन छोड़ के चले गए, कितनी की नौकरी चली गई। और साल के शुरू में तो आंकड़े नया रजिस्ट्रेशन हो गया, मगर आखिर में कितने लोग हैं उसके बारे में आपको आंकड़ा कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो कोई भी रिलायबल डेटा ईपीएफओ के आधार पे आप ये नहीं कह सकते संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। मगर असंगठित क्षेत्र के लिए तो हम पूर्ण रूप से ये बात कह सकते हैं पीएलएफएस के आधार पे, सरकारी आंकड़ों के आधार पे, कि बेरोजगारी की दर जो आप गर्मा जी कई बार कह चुकी, आसमान छू रही है। जी, बेरोजगारी की दर आसमान छू रही है। प्रेम जी, बेरोजगारी की दर आसमान छू रही है, और मैं वापस अगर लौटना चाहती हूँ इस बात पर कि ये सेगमेंटेशन कौन करेगा, ये वर्गीकरण कौन करेगा, बताएगा कौन कि क्या जो आप बांट रहे हैं वो मेवा है, जो विपक्ष बांट रहा है वो मेवा है, किसका सेवा है और किसका मेवा है? देखिए, अर्थशास्त्री के नाम पे लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि 8% 2004 से 2014 में इस देश की अर्थव्यवस्था का विकास दर था। फ्रेजाइल 5 जब कहा गया भारत की अर्थव्यवस्था को, तो 4.6% जो है ग्रोथ रेट हुआ करता था। ठीक है, आपको कांग्रेस के प्रति जो है आपके मन में आदर का भाव हो, आम आदमी पार्टी के प्रति आदर का भाव हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि देश में जो है कर्जे माफ कर दिए गए 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों में व्यापारियों के। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? राइट ऑफ को और माफी को अगर कोई अंतर ना समझता हो, नहीं मैं उसी डाटा की ही बात कर रहा हूँ। प्रेम जी, डाटा ही मैं चलिए मैं डाटा पर ही बात कर रहा हूँ। जिस चीज को आप झूठ कह रहे हैं एक बार दोहरा दीजिए। आप जिस चीज को झूठ कह रहे हैं, जिस चीज को गलत कह रहे हैं, एक बार दोहराइए। एक बार दोहराइए। एनपीए के जिस डेटा को लेकर आपने कहा कि झूठ बोला गया, बस एक बार इस पैनल में दोहरा दीजिए। हाँ, मैं आपको फिर से पूरा आंकड़ा ही बता दे रहा हूँ। क्यों चिंता कर रही हैं आप? आपको पूरा आंकड़ा ही आपने संतोष जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैंने कहा ना, आपने संतोष जी पर जो व्यक्तिगत टिप्पणी की कि किस तरीके से गलत आंकड़े प्रेजेंट किए जाते हैं एनपीए को लेकर, वो गलत आंकड़ा एक बार बता दीजिए। 2013-14 में क्या ग्रोथ रेट था, जरा गूगल करके बताइए। 8% था। आपने संतोष जी को कहा कि एनपीए को लेकर गलत आंकड़ा, वो गलत आंकड़ा मुझे बताइए। एनपीए मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा माफी, मैंने कहा राइट ऑफ और माफी में अंतर होता है। राइट ऑफ जो लोन के बट्टे खाते में डाल दिए और माफी प्रेम जी उसको कहते हैं बट्टे खाते में डाल देना, उसको बट्टे खाते में डाल दिया, ये ठीक है। और सुन लीजिए, 8.4 लाख करोड़ रुपीस 2014 से 22 के बीच में 8.4 लाख करोड़ रुपए जो ओल्ड लोन्स थे, जो डूब गए लोन थे, जो कांग्रेस के जमाने में बांटे गए लोन थे, उनकी वसूली की गई। और ईपीएफओ के डाटा का मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेम जी ने ऐसे नहीं, इस तरीके से बता रहा हूं ना, 8.4 लाख करोड़ सुनिए, बड़े सम्मान के साथ आप सुन लीजिए। मैं संतोष जी पर भी आऊंगी, सुकेश जी आप पर भी आऊंगी। नहीं, आपने तय करके रखा है कि भाई भाजपा के विरोध में बात करनी है, केंद्र के विरोध में बात करनी है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। नहीं, कांग्रेसी चैनल से मैं यही अपेक्षा करता हूं। मैं पढ़ दूंगा, कांग्रेसी चैनल भाजपा को बात नहीं रखने देगी, मैं समझ सकता हूँ।
मैं पढ़ देती हूँ सर, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको पूरी स्वतंत्रता है प्रेम जी, पूरी स्वतंत्रता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा था, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जवाब दिया, डॉक्टर भगवत कराड़ ने जवाब दिया, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक ईयर वाइज डिटेल्स है, साल के मुताबिक डिटेल्स है, एनपीएस जो कि आप भी जानते हैं क्या होता है, 2017-2018 में ये 1,61,328 करोड़, 2018-19 में 2,36,265 करोड़, 2019 से 20 में 2,34,170 करोड़, 2020 से 21 में 2,02,781 करोड़ और 2021-22 में ये 1,57,096 करोड़। कुल अगर मैं मिला दूं तो क्या गलत संतोष जी ने बोला प्रेम जी? नहीं, मैंने उनसे कहा 10 लाख करोड़ रुपए का, जो उन्होंने कहा कि कर्ज माफ कर दिया, मैंने कहा कर्ज माफ नहीं किया, राइट ऑफ किया गया। एक बात तो उन्होंने गलत कहा था। दूसरा मैंने आपको फिगर दिया 8.4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रिकवरी, जो कांग्रेस के जमाने में टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से जो कर्ज दिलाए गए थे कि नीरव मोदी की दावत में जाने के बाद राहुल गांधी जो कर्ज दिला देते थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय विजय मल्ल्या को कर्ज दे देते थे और जो कर्ज डूब जाते थे, उन डूबे हुए कर्जों को 8.4 लाख करोड़ का कर्ज जो यूपीए के शासनकाल में जो दिए गए कर्ज जो डूब गए थे, इस एनपीए पर भी तो बोलना होगा ना सर। ये तो 2017 से मैं पढ़ रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2000, आप पिछली बात कर रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था की आज बात कर रहे हैं ना, 2017 से लेकर 2022 का डेटा। नहीं, अगर 14 के पहले कोई लोन बांटा होगा तो उसकी रिकवरी की बात की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं छोटा सा रिएक्शन जरा उनसे ले लूं। आप यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं, मैंने तो पूरा फाइनेंशियल ईयर पढ़ दिया 2017 से लेकर 2022 तक, 5 साल के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, जिस तरह से फ्रॉड इस देश में हुए बैंकों के 2013-14 में 1.32%। अच्छा, ये कॉर्पोरेट सर, ये चलिए ठीक है, मैं प्रेम जी अंतिम प्रश्न आपसे पूछती हूँ, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न, सर देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न 0.05% हो गया। ये एनपीएस जो है ये राइट ऑफ क्यों हुए बैंक में? ये एनपीएस राइट ऑफ क्यों हुए? चूंकि कांग्रेस के जमाने में आपने बैंकों को खाली करके अर्थव्यवस्था की वृद्धि दिखाने के लिए जिस तरह से अनाप शनाप लोन बांटे, वो एनपीए हुए कालांतर में। अब उन एनपीएस को जो है वसूली की गई। तो जिस तरह से 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारियों ने बैंकों को खाली करके जो गए थे, उन बैंकों के स्वास्थ्य को 2014 की परिभाषा प्रेम जी मुझे लगता नहीं कि आप ना जानते हो। एनपीए की परिभाषा मुझे लगता नहीं आप ना जानते हो। लेकिन संतोष जी से छोटा सा रिएक्शन लेके जस्मीन शाह जी आपके पास आ रही हूँ। संतोष जी, एनपीए की परिभाषा अगर प्रेम जी इस तौर पर बताएंगे कि यूपीए के शासनकाल में बैंक खाली हुए, उनकी रिकवरी हुई और इसीलिए उन्हें एनपीए में डाला गया, मैं इस परिभाषा को आपके जरिए से देश की जनमानस तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात ये है कि ये जो अधिकतर लोन माफ़ किए गए हैं और राइट ऑफ और माफ़ी में एक टेक्निकल डिफरेंस है केवल। वो एक चीज़ होती है, वो बैंक कहती रहती है कि हाँ हम रिकवर करेंगे, अरे आएगा वो ज़माना आएगा जब हम रिकवर करेंगे। राइट ऑफ इज़ प्रैक्टिकली अ लोन वेवर, पहली बात। और दूसरी बात कह के मैं बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि दो आपके लोग बात नहीं कर पाए हैं और मैं बिल्कुल समय नहीं लेना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा था कि यूपीए की 2004 से 14 की ग्रोथ रेट 4% थी। ये तो प्रेम शुक्ला जी मेरे मुंह में, मेरे ज़बान में मुंह डाल अपनी बात बता रहे हैं। मैंने कहा 8% औसतन 4 से 14 बनिस्पत इस सरकार का 15 से 23 तक 5.7% औसतन। तो औसतन में फ़र्क नहीं समझते तो फिर मुझे और इसके आगे कुछ नहीं कहना है। जी।